आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना। देखा जाए और ये भी टॉपिक थोड़ा सा ना बेसिकली देखा जाए तो न्यूमेरिकली आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने किया था पिछले वाले क्लास में कि एफ इज इक्वल टू एम ए आखिर होता है तो वो कैसे होता है, उसी प्रकार का कुछ आज हम लोगों को काम इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखा जाए सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे ना वर्ड है मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और मोमेंटम हम लोगों ने बेसिकली किस में पढ़ा, न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम को हम लोग इसके थर्ड लॉ में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि आज का जो टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये किस पे बेस्ड है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। हालांकि आपको मालूम है और हमने भी आपको बताया कि मोमेंटम हमारा किस पे है, किस में हम लोगों को पढ़ना पड़ा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। लेकिन मोमेंटम आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी मिलता है। वो कैसे मिलता है, किस रूप में, वो क्या कहता है, सारा कुछ आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे जानिए कि मोमेंटम का जिक्र हम लोग अपने सेकेंड लॉ में भी करते हैं और थर्ड लॉ में भी करेंगे आज। ठीक है ना। तो ये हमारा किस पे बेस्ड है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं फिर। और ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यही वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहां से लेकर यहां तक, ये वाला पॉइंट आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि डेफिनेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है ना। अब ये क्या लिखा हुआ है एक बार इसको पढ़ते हैं पहले। ठीक है ना। देखिए, द सम ऑफ मोमेंटा, मोमेंटा का मतलब होता है मोमेंटम का प्लूरल। ये मोमेंटम हमारा सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो जाएगा मोमेंटा। मोमेंटा का मतलब प्लूरल, और प्लूरल का मतलब है दो मोमेंटम या फिर दो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो मोमेंटा का मतलब प्लूरल हो गया मोमेंटम का, और मोमेंटम हमारा क्या है, सिंगुलर है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम। इतना लंबा तगड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप इसको गोली मारिए। क्यों? क्योंकि इसी स्टेटमेंट के लिए हम लोगों को अभी पूरा ये बोर्ड रंगना पड़ेगा, तब जाके आप ये स्टेटमेंट समझ पाएंगे। हालांकि अभी यदि हम आपको ये वाला समझा देंगे ना स्टेटमेंट, सेकंड नंबर वाला स्टेटमेंट, आपको समझ में तो आ जाएगा लेकिन ना क्लियरिटी नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए फिलहाल अभी आप दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अभी फिलहाल आप लॉक करके रखिए अपने माइंड में। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल अभी बात करेंगे, बस 2 मिनट आप हमको टाइम दीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये तो बात समझ में आ रहा होगा आपको। मोमेंटम जो है कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता और कभी वो डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। सर इसका मतलब क्या है, बताएंगे, पूरा बात बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये वाला भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आप इसको भी लॉक करके रखिए, पूरा समझेंगे हम लोग आगे। दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा एक बात याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलिए या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलिए, दोनों का मतलब सेम समझा जाएगा। ठीक है ना। कई अलग अलग बुक में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लिखा हुआ है इस टॉपिक का नाम। ठीक है ना। यदि आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगा तो आप उसमें पलट के देखेंगे तो आपको इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मिलेगा। किसी किसी बुक में केवल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जिसे एनसीईआरटी में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। किसी बुक में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज है देखा जाए तो। ये वाला स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया कि इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया, सॉरी चौथा वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया, पहला वाला भी समझ में आ गया कि ये जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, यानी कि पहला और आखिरी वाला आपको समझ में आ गया। दूसरा और तीसरा वाला स्टेटमेंट को आप अभी फिलहाल लॉक करके रखिए, क्योंकि ये जब तक आपको हम प्रैक्टिकली नहीं समझाएंगे तब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आने वाला है। इसी के ऊपर अभी हम लोगों को पहले ना पूरा का पूरा ये बोर्ड भरना पड़ेगा, तब जाके आपको ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आएगा। ठीक है ना। देखिए इसमें ना यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 2 वर्ड अच्छा सा हमारा इसमें इस्तेमाल हुआ है। पहला है बिफोर कोलिजन और दूसरा है आफ्टर कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। जैसे मान लीजिए कि हमने इस मार्कर को इससे टकरा दिया, मतलब दोनों क्या हो गया,
कोलिजन हो गया, मतलब कि दोनों का कोलिजन हो गया, मतलब दोनों टकरा गया, ठीक है ना। तो यहीं पे हम लोगों को अब क्या समझना है, क्या इसमें करने वाले हैं हम लोग, क्या तिगड़मबाजी लगाने वाले हैं, टोटल चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप मैथमेटिकली या फिर न्यूमेरिकली सॉल्व करके बताइए कि आखिर वो कैसे क्या होता है उसमें। तो ये आपको पूछा जाएगा और ये आपके बुक में भी दिया गया है, ध्यान से आप समझिएगा इस बात को। कहेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप मैथमेटिकली या फिर न्यूमेरिकली आप इसको सॉल्व करके बताइए कि आखिर ये हमारा कैसे निकलेगा फॉर्मूला। तो उसी के बारे में हम लोग आज समझेंगे। और जब हम लोग इस चीज को अभी समझ रहे होंगे ना, और लास्ट में जब हम आपको एक बार समझा देंगे, तब आप खुद आपको लगेगा कि ये दोनों स्टेटमेंट तो पहले से समझ में आ गया। तो अभी फिलहाल इन दोनों को अभी आप इग्नोर कीजिए, अभी जो समझाने वाले हैं ना उस पर आप गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, तो उसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ का मतलब सॉल्व हम लोग करते हैं कि आखिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है। देखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से ना प्रूफ देखते हैं। प्रूफ का मतलब हो गया बेसिकली सॉल्व करते हैं कि आखिर इसमें क्या नया बात कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दो हेडिंग बनाएंगे। पहला हमारा इधर हेडिंग होगा, पहला बिफोर कोलिजन का, पहला हमारा होगा बिफोर कोलिजन का, और इधर हमारा, सॉरी थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है, इधर होगा आफ्टर कोलिजन। ये क्या करने जा रहे हैं पूरा चीज अभी हम आपको समझाएंगे, तो घबराइए बिल्कुल नहीं। बिफोर कोलिजन, चलिए यहाँ पे ना हम आपको समझाने के लिए दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है ना। और दो ऑब्जेक्ट के तौर पे आप समझ लीजिए कि सर दो बॉल ले रहे हैं, समझ लीजिए, आप सपोज कर लीजिए एक बॉल हमारा ये है और एक बॉल हमारा ये है। हालांकि ये अंडा जैसा जरूर लग रहा होगा, लेकिन फिलहाल समझिए कि ये बॉल है, ठीक है ना। हमारे पास दो बॉल है, एक बॉल है, इसका नाम चलो आप ए दे दो, इसका नाम आप बी दे दो, ठीक है। और ये दोनों का दोनों बॉल जो है ना एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ध्यान से समझते चलिएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको। ये भी इधर ही मूव कर रहा है और ये भी इधर ही मूव कर रहा है। मतलब कि हमारे पास ए और बी नाम का दो बॉल है, फुटबॉल समझ लीजिए जो आपको समझना है, और ये दोनों का दोनों इधर मूव कर रहा है, ठीक है। अब आप खुद बताइए कि यदि बॉल है तो दोनों के पास मास भी तो होगा। जैसे मेरा बॉडी है, आपका बॉडी है, बॉडी तो है, लेकिन क्या हमारा मास नहीं है? आपका मास भी है, मेरा भी है, उसी प्रकार से इसका भी मास होगा, इसका भी मास होगा। तो इसका मास हम लोग m1 मान लेते हैं, ठीक है। m1 का मतलब हो सकता है कि चूंकि फुटबॉल है तो 500 ग्राम 600 ग्राम इतना ही भारी होता है लगभग एक फुटबॉल। इसका आप मान लो m2, m1 m2 का मतलब हो गया इसका भी कुछ मास है और इसका भी कुछ मास है, ठीक है। और चूंकि दोनों इधर से उधर की ओर मूव कर रहा है तो दोनों के पास वेलोसिटी भी है ना। और ये चूंकि हमारे पास दो कंडीशन है, एक बिफोर कोलिजन का और एक आफ्टर कोलिजन का, तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी दो बार लेना पड़ेगा ना। तो इसको आप मान लीजिए u1 और इसको आप मान लीजिए u2। देखिए यहाँ पे ना इनिशियल और फाइनल का बात नहीं हो रहा है, बात यहाँ पे हो रहा है कि इसके पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, u भी हो सकता है और v भी हो सकता है। बस फर्क क्या है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पे एक तरीके से क्या मान लिया, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी मान लिया, लेकिन है तो वेलोसिटी ही ना। तो यहाँ से आपको इस समझ में ये बात आ गई कि पहले वाले बॉल का मास है m1, दूसरे वाले बॉल का मास है m2। पहले वाले बॉल का वेलोसिटी है u1, दूसरे वाले बॉल का वेलोसिटी है u2, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हमारा बात हुआ था मोमेंटा का, मतलब मोमेंटम का प्लूरल। तो इसका क्या मोमेंटम निकाला जा सकता है? बिल्कुल, इसका भी निकाला जा सकता है। मोमेंटम का फॉर्मूला यदि मैं आपको ये दिलाऊं तो P = mv होता था। v मतलब वेलोसिटी, और यहाँ पे v के जगह पे क्या डालेंगे आप लोग? u डाल देंगे। हालांकि वेलोसिटी ही बात हो रहा है ना, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो फाइनल वेलोसिटी हो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आप बताइए इसका
मोमेंटम क्या होगा यदि आप निकालना चाहेंगे तो उसका P1 कर दो आप, P1 इक्वल्स टू M1 इंटू U1। ये इसका क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, किसका, पहले वाले बॉल का। ठीक है, आप P1 ना लिखना चाहते हैं तो चलो आप A लिख दो, मतलब कि पहले वाले का। बी वाले का मोमेंटम क्या होगा, M2 U2, यही होगा ना। और इन दोनों को आपस में आप क्या करो, अब ऐड करो, है ना, ऐड करना है। और अब जब चूंकि हम दो मोमेंटम को आपस में ऐड कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे मोमेंटम वर्ड लिखाएगा या मोमेंटा लिखाएगा, मोमेंटा लिखाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और चूंकि हमने यहाँ पे यू माना है ना, तो आप इसको कर सकते हो इनिशियल मोमेंटा, इनिशियल मोमेंटा आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, इनिशियल मोमेंटा हमारा कितना होगा, चलिए देखा जाए जरा। इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा M1 U1 आएगा, प्लस इसको आप ऐड करेंगे तो M2 U2 आएगा। ये हमारा इन दोनों बॉल का मोमेंटम का सम आ गया, मतलब कि दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया। ये हमारा जो इनिशियल मोमेंटम निकला है, यानी कि मोमेंटा जो निकला है, ये कब का निकला है, बिफोर कोलिजन का निकला है, यानी कि जब ये टकराया आपस में नहीं था, दोनों अलग अलग है। देखिए दोनों के बीच में स्पेस भी है। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसा ही काम हम इसमें भी करने वाले हैं, इसमें भी आफ्टर कोलिजन में। आफ्टर कोलिजन का मतलब है दोनों जब टकरा गया तब का बात किया जाएगा इसमें। चलिए यहाँ पे आप दोबारा वही बॉल बनाइए, थोड़ा सा यदि छोटा बड़ा हो जाए तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, समझ के चलिए कि दोनों ठीक है। पहला बॉल और ये हमारा दूसरा बॉल। ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों को सटा के क्यों बनाया, क्योंकि हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कोलिजन। ठीक है ना, मतलब कि दोनों आपस में टकरा रहा है। अब यहाँ पे आप समझिए, समझना क्या है इसमें, देखिए टकरा गया ये बॉल इससे, मतलब कि आप इधर समझो पहले, ये वाला बॉल इससे जाकर टकरा गया, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि इस बॉल को किसी ने धक्का मार दिया इससे जाकर टकरा गया। हो सकता है कि ये वाला बॉल हमारा धीरे धीरे मूव कर रहा होगा और ये पीछे वाला बॉल हमारा ज्यादा तेजी से मूव कर रहा होगा, तो पीछे वाले आगे वाले को क्या कर देगा, धक्का मारेगा, और धक्का मारेगा तो दोनों का आपस में जाके टकरा जाएगा। तो वही केस यहाँ पे समझना है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात नहीं समझना है कि किसी ने इसको जोर से पैर से मारा और जाके इससे टकरा गया, नहीं, ये चीज नहीं समझना आपको। यहाँ पे फोर्स कोई बाहर से नहीं लगा रहा है, ठीक है ना, बस हो सकता है कि इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, इससे जाके टकरा गया। होता है ना कई बार कि कोई गाड़ी हाईवे पे धीरे धीरे जा रहा होता है और कोई ट्रक बहुत ही तेजी से आ रहा होता है, तो ट्रक उसको धक्का मार देता है। ऐसा एक्सीडेंट बहुत बार हुआ है ना, और खास करके रात में ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है ना, और खास करके जाड़े के समय में, कुहासा के टाइम में तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि आगे वाला धीरे धीरे चल रहा होता है, पीछे वाले को बेफिक्र है वो कि आगे कुछ तो है ही नहीं, लेकिन आगे तो गाड़ी बहुत धीरे जा रहा था तो अचानक वहाँ से टकरा जाता है। तो वही केस हमारा इसमें भी कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है इसको, बल्कि इसका खुद का वेलोसिटी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इससे जाकर टकरा गया। ठीक है, अब चूंकि बॉल तो हमारा सेम है, यही दोनों बॉल इधर भी हमारा है, तो इसका मास कितना था m1, तो इसका भी कितना होगा m1 ही रहेगा, क्योंकि मास कभी चेंज होता है क्या, नहीं होता है। और ये हमारा m2 था तो ये भी हमारा m2 ही रहेगा। ओके, अब एक बात बताइए आप, नॉर्मल सी बात, बहुत ही बेसिक सा बात आपसे हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना। ये अपने गति से जा रहा था, ये भी अपने गति से जा रहा था, दोनों आपस में टकरा गया, क्या दोनों के वेलोसिटी में बदलाव हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। अब यहाँ पे बदलाव को हम लोग v1 लिख देते हैं, v1 और v2। यहाँ पे आपने u1 u2 लिखा क्योंकि यहाँ पे दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं था, आराम से जा रहा था बेचारा। अब यहाँ पे दोनों टकरा गया तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी बदलाव हुआ होगा, तो v1 और v2 लिख दिया। अच्छा एक बात आप दोबारा बताइए, इसके वेलोसिटी में बदलाव हुआ। अच्छा आपने कभी ऐसा देखा है कि आगे वाला गाड़ी जा रहा था, पीछे वाले ने जाके उसको टक्कर मार दिया, तो क्या पीछे वाला जिस स्पीड से जा रहा था वो उसी स्पीड से आगे जाता रहेगा क्या, नहीं, दोनों के गाड़ी में कुछ तो बदलाव आता है वेलोसिटी को लेकर, तो उस बदलाव को हमने v1 और v2 मान लिया। अब वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है,
दोनों में वेलोसिटी में बदलाव आया, दोनों गाड़ी में, यानी कि दोनों बॉल में, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली एक्सेलरेशन। तो इसको मान लेते हैं a1, इसको मान लेते हैं a2। a1 a2 का मतलब क्या है, इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन। ओके, अब न्यूटन का थर्ड लॉ में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। स्टेटमेंट वो छोटा सा हम बोल रहे हैं और वो बड़ा सा याद रखना उतना मुश्किल बात है, कोई बात नहीं है, यदि वो भी है बड़ा आसान, लेकिन जब छोटा सा काम चला तो बड़ा क्यों याद करें। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब ये हुआ कि ये दोनों का दोनों बॉल हमारा फिर से सेम डायरेक्शन में जा रहा था, ये भी इधर ही जा रहा था, ये भी इधर ही जा रहा था, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज़्यादा था, इसका वेलोसिटी ज़्यादा था, तो ये जाके से टकरा गया। ठीक है, तो बताइए आपने न्यूटन का थर्ड लॉ में पढ़ा है कि टकराया ये बॉल इससे जाके, तो जितना फोर्स ये इसको लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी रिवर्स के तौर पे इस पे लगाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन किधर था पहले बताइए, इधर की ओर। तो ये जो फोर्स लगाएगा इस पे, ये हमारा पॉजिटिव फोर्स है। पॉजिटिव फोर्स का मतलब है जिधर मूवमेंट का डायरेक्शन था उधर ही फोर्स लग रहा है, लेकिन ये तो इस पे बैक फोर्स लगा रहा है, बैक मतलब उल्टा लगा रहा है, मतलब कि नेगेटिव फोर्स लगा रहा है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव फोर्स। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि सर ये आप क्या बताना चाह रहे हैं, इसी से आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सॉल्व होगा। बिल्कुल इसी का सारा काम है हमारा इसमें। अब बताइए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी के थ्रू हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसको एक बार समझ लीजिए। अब क्या हो रहा है, दोनों का मूवमेंट का डायरेक्शन इधर था, इसका वेलोसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसीलिए जाके इससे टकरा गया। ठीक है, टकराने के बाद मास तो दोनों का सेम अपना बराबर रहता है, मास कभी चेंज नहीं होता, जो मास यहाँ पे पहले था वही मास यहाँ भी रहेगा। अब चूंकि टकरा गया तो वेलोसिटी में तो बदलाव आया होगा, इसीलिए दोनों में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो गया, और वेलोसिटी में बदलाव आया, इसको हम अब u1 u2 ना मान के बल्कि v1 और v2 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बदल गया ना, तो कुछ दूसरा मानना पड़ेगा। आप वही चीज़ कैसे मान सकते हैं, नहीं मान सकते। और ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है पॉजिटिव फोर्स, क्यों, क्योंकि दोनों के मूवमेंट का डायरेक्शन भी इधर ही था और फोर्स भी पहला वाला दूसरे वाले पे इधर की ओर ही लगा रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव फोर्स हो गया। लेकिन ये क्या करता है, रिवर्स लगाता है, पीछे लगाता है, उल्टा फोर्स लगाता है, तो ये हमारा नेगेटिव फोर्स लगा रहा है। चलिए अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों बॉल का मोमेंटम क्या है, देखिए ये तो हमारा पहला वाला बॉल था ए, ये हमारा बी। ओके, आप पहले वाले का बताइए मोमेंटम। अच्छा इसका मान लेते हैं हम लोग, चलो A1 का मोमेंटम का फॉर्मूला, तो पहले वाले ए का क्या होगा, m1 v1, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा का क्या हो जाएगा, m2 v2। जो काम हमने उधर किया था वही काम हमने यहाँ पे किया है, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये हमारा इनिशियल मोमेंटा था, अब ये हमारा क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, देखिए पहला तो हमारा m1 v1 हो जाएगा, पहले वाले का m1 v1 प्लस दूसरे वाले का m2 v2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हम क्या बताना चाहते हैं, अब आप इसको समझिए। देखिए इनिशियल मोमेंटा हमारा आया इतना, फाइनल मोमेंटा आया हमारा इतना, मतलब कि दोनों बॉल टकराने से पहले का मोमेंटा इतना है और टकराने के बाद मोमेंटा हमारा इतना है। हम कह रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना, हम कह रहे हैं दोनों आपस में बराबर है। लेकिन हो सकता है कि सर आपका दिल ना मान रहा हो सकता है ना कि सर आप कैसे कह सकते हैं बराबर है, क्योंकि इसमें तो हमारा, चलिए मास तो मानते हैं कि इसमें भी m1 है, इसमें भी m1 है, इसमें m2 है, इसमें भी m2 है, मास में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे u1 है, u2 है, यहाँ पे v1 है, v2 है, और चूंकि टकराया है तो वेलोसिटी में कुछ बदलाव आया होगा। लेकिन सर आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों का मोमेंटम हमारा बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब यही चीज हम लोगों को प्रूफ करना है, केवल कहने से काम नहीं चलेगा ना, प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। हम कह रहे हैं कि ये दोनों इन दोनों के बराबर है, कैसे, वही अब हमारा यहाँ पे काम चलेगा। चला देखा जाए, चला जाए। तो जब भी आपसे प्रूफ पूछा जाए इसका तो आप यहाँ से लिखिएगा, इस तरीके से करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन काम है वो यहीं से चालू होता है, ठीक है ना। देखा जाए ध्यान से,
आपने क्या पढ़ा है, F इज इक्वल टू एम ए पढ़ा है। देखिए ध्यान से, अब यहीं से आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। F और F, चलिए अब यहां पे देखिए ध्यान से, ये वाला बॉल इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, ये वाला बॉल इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F A B। इसका मतलब हुआ ये वाला बॉल हमारा A है, B वाले पे फोर्स लगा रहा है, इसको लिखने का तरीका ये होता है F A B। इसका मतलब हो गया कि पहला वाला बॉल दूसरे वाले पे फोर्स लगा रहा है, और ये भी तो कुछ फोर्स लगाएगा इसमें बैक, तो इसका क्या लिखाएगा, B है, बिल्कुल सही, उल्टा लगा रहा है तो ये हमारा B A हो जाएगा। ओके, लेकिन ये फोर्स लगा रहा है इस पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहने देते हैं, लेकिन ये तो इस पे फोर्स लगा रहा है कैसा, नेगेटिव, तो इसके आगे आप केवल नेगेटिव का साइन लगा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं बात करूं F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। पहले हम लोग काम करते हैं इसके लिए, यानी कि इस वाले बॉल के लिए, क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है इस पे, तो F इज इक्वल टू एम ए। तो M, पहले वाले बॉल का M कितना है, M1, M1, और A कितना है इसका, A1 हो गया। हालांकि यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। पहला का हम लोग काम कर रहे हैं फिलहाल, तो M हमारा यहाँ पे M1 है पहले का, A इसका पहले वाले का A1 है, हमने कर दिया। अब दूसरे वाले का भी आप बताइए, बता सकते हैं अब आप क्या बताएंगे, M2 A2, क्या सही है, माइनस का साइन देना पड़ेगा, अब सही हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, M1, ठीक है, A1 एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने कहा कि सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन v होता है तो पहले वाले बॉल का काम कर रहे हैं, तो इसका v कितना है, v1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग v1, ओके, माइनस u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, तो पहले वाले बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u1, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे u1, डिवाइडेड बाय हमारा क्या होता है, टाइम, तो टाइम तो हमारा कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ था। अच्छा एक बात बताइए, यदि ये वाला इस पे धक्का मारेगा तो कुछ समय तो लेगा ना धक्का मारने के लिए, वही हमारा यहाँ पे टाइम है, ठीक है ना। उसी प्रकार का सिमिलर काम हम लोगों को इधर भी करना है, M2 रहने देते हैं। अब यहाँ पे भी हमारा एक्सेलरेशन आ गया, तो सेम फॉर्मूला होता है v, तो इसका v कितना है, v2 माइनस u, इसका u2 बाई टी, टाइम, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर दोनों में जब आपने v1 v2 u1 u2 लिया तो t दोनों में आप सेम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि टकराएगा तो दोनों के लिए टाइम तो एक ही होगा ना। ऐसा थोड़ी होता है कि ये इससे टकरा गया ये इससे बाद में टकराएगा, ऐसा होता है नहीं। जब एक दूसरे से टकरा गया मतलब दोनों आपस में एक ही वक्त टकराया, इसीलिए दोनों का टाइम सेम है। ऐसा नहीं होता है ना कि हमने पीछे से गाड़ी वाले को धक्का मारा और वो धक्का हमको बाद में मारेगा, ऐसा होता है नहीं। धक्का लग गया इसका मतलब दोनों को धक्का लग गया है ना, वो अलग बात है कि कौन किसको धक्का मारा वो अलग बात है, लेकिन धक्का तो दोनों को लग गया, तो इसलिए टाइम हमारा सेम है। आगे बढ़िए। अब चूंकि टाइम हमारा दोनों का सेम है, दोनों नीचे है, इसको आप उधर भेजेंगे तो ऊपर चल जाएगा और कट जाएगा हमारा, यानी कि ये वाला टाइम इससे कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा m1 इंटू v1 माइनस u1, इधर आपके पास बचा m2 v2 माइनस u2। एक ही कंडीशन यहाँ पे बचता है, अब एक ही रास्ता है, मल्टीप्लाई करो, करते हैं मल्टीप्लाई, क्या आएगा m1 v1 माइनस m1 u1, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़िए, m2 v2 माइनस, अच्छा एक मिनट, माइनस का साइन छूट गया है, ये माइनस का साइन छूटना नहीं है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा, बहुत भयंकर गलती हो जाएगा, माइनस का साइन छोड़ना नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़िए अब, हाँ ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा m2
U है ना ये, M2U2। ओके, अब जो यहाँ पे आप देखो V1 वाला है ना, तो V जहां पे भी है उसको एक साथ आप कर लो पहले। तो M1 V1 ये वाला भी था हमारा, इसको आप इधर लेके आ जाइए, क्या हो जाएगा प्लस में M2 V2। आगे बढ़िए, इसको आप इधर रहने दो फिलहाल, M2U2। ओके, ये हमारा माइनस में है, उधर चल जाएगा प्लस में M1U1। ओके, अब आप जरा देखो M1 V1 प्लस M2 V2, इसको आप अरेंज कर लो। हाँ, 1 वाले को पहले आप लिख लो, M1U1 प्लस M2U2। इससे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप इसको इधर लिखो या फिर इसको इधर लिखो, बात तो बराबर है। चलो अब जरा देखिए ध्यान से आप, ये हमारा V वाला है, ये हमारा U वाला है। U वाले को आप इधर कर दो, इसको आप उधर कर दो, है लेकिन दोनों बराबर, ठीक है ना। ऐसा इसलिए करें ना ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, इसको आप इधर लिख दो पहले, M1U1 प्लस M2U2 बराबर, ये इसके बराबर है, क्या हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2। अब जरा देखिए तो ध्यान से, क्या दोनों का दोनों मोमेंटा हमारा बराबर आया? ये वाला हमारा M1 प्लस U1 M1U1 M2U2, M1U1 M2U2 किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया, यानी कि इसके बराबर आ गया। तो जो हमने पहले शुरुआत में आपको कहा था कि दोनों मोमेंटा टकराने से पहले और टकराने के बाद वाला दोनों का दोनों मोमेंटा हमारा क्या होता है? इक्वल होता है। आपने यहाँ पे इसका प्रूफ भी देख लिया, और यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला भी कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अच्छा, क्या अभी भी आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है कि सर आपने बराबर साबित तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे ना अभी भी मेरे मन में एक बात नहीं पच रहा है कि जब इन दोनों का पहले वेलोसिटी U1 U2 था, टकरा जाने के बाद कुछ तो वेलोसिटी में बदलाव आया होगा। जैसे मान लीजिए, आप खुद समझिए इसको, जैसे मान लो कि ये हमारा एक हाथ में बॉल, दूसरा पहला बॉल है, ये हमारा दूसरा बॉल है, ये थोड़ा तेजी से आ रहा है और ये धीरे धीरे जा रहा है। ऑब्वियस ये बात है, पहला वाला दूसरे वाले को टक्कर मार देगा। तो टक्कर मारा, दोनों के वेलोसिटी में कुछ तो चेंज आया होगा, और चेंज आने का, वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे ध्यान से, मोमेंटम का फॉर्मूला P = mv, और आपने क्या पढ़ा था कि मोमेंटम जो हमारा मास और वेलोसिटी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि वेलोसिटी यदि घट रहा है या फिर बढ़ रहा है तो मोमेंटम भी हमारा घटेगा बढ़ेगा, लेकिन यहां पे तो दोनों बराबर आ रहा है। नहीं समझ में आया? दोबारा समझिए आप इसको। यदि टकराने से पहले कुछ और वेलोसिटी है, टकराने के बाद कुछ और वेलोसिटी हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएगा दोनों का वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है दोनों का मोमेंटम चेंज होना। लेकिन यहाँ पे दोनों का मोमेंटम बराबर आ रहा है, ये कैसे हुआ? अब इसका थोड़ा सा हम लोग और अच्छी तरीके से समझते हैं। हालांकि ये आपका प्रूफ हो गया, यहीं तक आपको करना था, ठीक है ना। अब ये समझते हैं कि आपका जो डाउट है कि सर वेलोसिटी तो बदलेगा, और वेलोसिटी बदलने का मतलब है मोमेंटम बदलना, तो फिर बराबर कैसे हुआ? चलिए बताते हैं। इसके नीचे ना बस इसके नीचे बस आप एक लाइन लिख लीजिएगा, नीचे जगह नहीं, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, हैंड्स। समझाते हैं, पहले एक लाइन लिख लीजिएगा। इतना करने के बाद हैंड्स टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन, हैंड्स टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। मतलब कि टकराने से पहले का मोमेंटा और टकराने के बाद का मोमेंटा दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये लाइन आप इसके नीचे लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा सा समझिए कि आपका जो डाउट था, ठीक है ना। देखिए समझाते हैं इसको, हम और गहराई से समझाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा बच्चा फंस जाता है। बिल्कुल
जिस तरीके से आप लोगों को डाउट हो गया। मानिए कि ये हमारा जो है ना बॉल है और ये वाला हमारा दूसरा बॉल है, ओके। अभी ये टकराया नहीं है, यानी कि ये बात किसका है, बिफोर कोलिजन का है। आप सपोज कर लीजिए, चलिए हम आपके सहूलियत के लिए ना और यहाँ पे बता देते हैं कि मान लो दोनों का जो मास है, दोनों का मान लो 20-20 kg है। हालांकि आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपके सहूलियत के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, दोनों का मास बराबर कर दे रहे हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। इसका भी 20, इसका भी 20। चूंकि पहला वाला का वेलोसिटी हमारा क्या था, ज्यादा था, तभी जाके वो धक्का मार पाया दूसरे वाले को। तो मान लेते हैं कि इसका जो है 20 मीटर पर सेकेंड है और इसका मात्र 10 मीटर पर सेकेंड ही है, तो ऑब्वियस ये बात है ये वाला तेजी से आएगा, इसको धक्का मार देगा, ओके। चलिए, आपके पास मास भी है और आपके पास वेलोसिटी भी है, ओके। मोमेंटम जरा निकालिए इसका मोमेंटम कितना आएगा, मोमेंटम मतलब m इंटू वी, तो m इंटू वी करो आप, कितना आएगा 400। इसका आ गया मोमेंटम, चलो इसका आप P1 कर लो, इसका आया 400, इसका आप P2 कर लो, इसका 2 और 1 3, कितना आएगा, सॉरी 200 आएगा, ओके। दोनों को आपस में आप प्लस करो, यानी कि P1 प्लस P2 कितना आ जाएगा, 600 मोमेंटम आया। हमने क्या किया है, हमने केवल इसका मास, इसका मास, इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी, दोनों को मोमेंटम में कन्वर्ट करके दोनों के मोमेंटम को हमने आपस में जोड़ दिया। ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का, ये पहले वाले का 400 है, 200 हमारा दूसरे वाले का, दोनों का आपस में जोड़ा हमने, 600 मोमेंटम आया, ओके। पहला वाला तो समझ में हर किसी को आ जाता है। दूसरे वाले में बच्चा फंसता है। देखो दूसरे वाले में क्या होता है, दूसरे वाले में ना, अब आप यहां पे समझिए होता क्या है। पहला बॉल हमारा ये है और ये हमारा दूसरा बॉल है। अब ये हमारा दोनों आपस में टकराने वाला है, टकरा गया। मास तो नहीं बदलेगा, मास तो सेम रहेगा। इसका मास कितना, 20 kg। इसका वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड था। इसका भी मास कितना था, 20, और इसका वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे समझिए एक्चुअली में हमारा होता क्या है। जब भी कोई दो कार हाईवे पे, रोड पे, या फिर जब भी कोई दो इंसान, या फिर जब भी कोई दो जानवर आपस में टकराता है, वहां पे ना कंडीशन क्या होता है समझिए। ये फिजिक्स का ना, हमारा फिजिकल वर्ल्ड का चीज होता है। यदि आप ये चीज समझ गए तो बहुत बड़े चीज को अभी आप समझने वाला है। समझिए, आप इमेजिन करो कि आगे ना, आगे, और चूंकि दोनों का मास सेम है, तो आप समझो कि एक ट्रक हमारा आगे चल रहा है और एक ट्रक हमारा पीछे चल रहा है, ठीक है। दोनों का मास बिल्कुल बराबर है, मतलब दोनों का ट्रक का सेम शेप, सेम साइज, सेम लोडिंग वोडिंग, सब चीज सेम है, बिल्कुल सेम। एक ट्रक आगे जा रहा है और एक ट्रक हमारा पीछे है, और आप इमेजिन करो कि बहुत बड़ा हाईवे है, ठीक है। हाईवे पे दोनों गाड़ी अपना आराम से जा रहा है, लेकिन आगे वाले का वेलोसिटी थोड़ा सा कम है। मान लो कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। पीछे वाले का 20 मीटर पर सेकेंड है। पीछे वाला क्या करेगा, उसको धक्का मारेगा। कभी आपने गौर किया है, ट्रक छोड़ो, या फिर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखे होंगे, तो जब पीछे वाला आगे वाले को धक्का मारेगा तो आगे वाला का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन पीछे वाला का वेलोसिटी घट जाएगा। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। आगे वाला का वेलोसिटी बढ़ गया, इसका मतलब है कि पीछे वाले ने आगे वाले को अपना कुछ वेलोसिटी ट्रांसफर कर दिया। अब चूंकि ये अपना वेलोसिटी इसको ट्रांसफर करेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा और इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो यही तो हमारा होता है। चलिए आप इमेजिन कर लीजिए, सपोज कर लीजिए कि जब इस पीछे वाले ट्रक ने आगे वाले ट्रक को धक्का मारा, इसका कितना वेलोसिटी था, 20 मीटर पर सेकेंड था। ये अपना क्या करेगा, 5 मीटर पर सेकेंड इसको दे देगा। धक्का मारेगा तो मतलब वेलोसिटी का ट्रांसफर तो होता ही है ना। तो ये अपना 5 मीटर इसको दे दिया। कितना दिया, 5। अब इसका कितना हो गया टोटल, 10। तो इसके पास पहले से था ही, यानी कि अपने ये नॉर्मल गति से जा रहा था, और धक्का जो पीछे वाले ने मारा 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसको और दे दिया, उसका वेलोसिटी और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टोटल इसका कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसका वेलोसिटी, अब चूंकि पीछे वाले ने धक्का मारा है तो पीछे वाला क्या होगा, थोड़ा सा उसका वेलोसिटी कम जाएगा। आपने कभी देखा है ना
कोई धक्का मारता है तो क्या धक्का मारने वाला का वेलोसिटी बढ़ता है क्या? नहीं, उसका तो और घट जाता है। तो अब जिन्होंने अपना 5 इसको दे दिया, अच्छा 5 का देता है क्या एक्चुअली में? नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। तो अब इसके पास कितना बचा? इसके पास 15 बचा। अब आपके पास मास है इतना इतना, वेलोसिटी 20 था, 5 दे दिया, बचा 15। इसके पास 10 था, इसको 5 मिल गया तो कितना हो गया? अब 15। अब आप निकालो मोमेंटम। चलिए निकालते हैं, जरा देखिए ध्यान से, यहां पे आ जाइए। इसका आप निकालोगे तो 20 इंटू 15 300 प्लस इसका आप निकालोगे 20 इंटू कितना 15 कितना आएगा? 300। कितना आया? क्या यहाँ पे भी 600 था और यहाँ पे भी 600 था? बिल्कुल 600 था। इसका मतलब इनिशियल यानी कि टकराने से पहले यानी कि बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के इक्वल है। 600। अब समझ में आया? तो यहाँ पे हमने जो प्रूफ किया था वो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपसे ना एक ही प्रकार का सवाल बड़ा घुमा के पूछता है, कई बार पूछेगा ये सवाल। आपसे बोलेगा कि देखो आप तो ये जानते हो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटा और फाइनल मोमेंटा दोनों बराबर होता है, आप ये जानते हैं। लेकिन सवाल बोलेगा कि वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, तो फिर कैसे बराबर है? तो आप बोलिएगा कि सर वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन पीछे वाला आगे वाले को अपना वेलोसिटी बस ट्रांसफर कर रहा है। और ट्रांसफर कर रहा है इसका मतलब दोनों का आपस में आप मिला के सॉल्व कीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो पहले वाला और बाद वाला दोनों आपस में इक्वल ही तो आएगा। ट्रांसफर कर रहा है, ऐसा थोड़ी गायब हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है बस। आप ऐसे समझो ना, आपके भाई के पास 1000 रुपया पैसा है, उन्होंने अपनी बहन यानी कि उन्होंने आपकी बहन है उसको दे दिया, आपको नहीं दिया, केवल उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया, लेकिन पैसा रहा तो आप ही के घर में, बाहर तो नहीं गया ना। वही बात इसमें है, आपके घर में 1000 का 1000 रुपया रह गया, वही बात इसमें है। मोमेंटम कभी भी हमारा क्रिएट नहीं होता है एक्स्ट्रा, या फिर वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है, वो बस क्या हो जाता है, थोड़ा सा ट्रांसफर हो जाता है, बाद में बराबर आ जाता है। तो पीछे वाले गाड़ी ने क्या किया, अपना वेलोसिटी इसको केवल ट्रांसफर कर दिया। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, कभी भी दो गाड़ी आपस में टकराएगा तो पीछे वाला का वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है और आगे वाले को धक्का मारा तो आगे वाला और तेजी से आगे भागता है। इसका मतलब है कि पीछे वाले ने अपना कुछ वेलोसिटी आगे वाले को ट्रांसफर कर दिया और उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, पीछे वाले का घट गया। घट रहा है एक का बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि दोनों का मोमेंटम जोड़ेंगे बाद में तो अलग आएगा, नहीं, अलग नहीं आएगा बल्कि सेम आएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो एग्जांपल भी हमने समझा दिया आपको। तो बस आपको यहाँ पे ये बताना है, कोई पूछे कि मोमेंटम हमारा इनिशियल मोमेंटा फाइनल मोमेंटा के बराबर होता है, क्यों बराबर होता है भाई, जबकि दोनों का वेलोसिटी अलग हो जाता है टकराने के बाद। तो वेलोसिटी टकराने के बाद यानी कि देखो आप यहाँ पे दोनों का अपना अपना वेलोसिटी था, जा रहा था अपना सेम गति से, दोनों आपस में टकरा गया। टकराने का मतलब है वेलोसिटी तो चेंज हुआ, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब होता है मोमेंटम का चेंज होना। मोमेंटम क्या चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वेलोसिटी हमारा दोनों का चेंज तो हुआ, लेकिन बस क्या किया इन्होंने, अपना वेलोसिटी ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करने से कहीं भी घटता बढ़ता नहीं है। तो ये हमारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब तो कोई डाउट नहीं इसमें होना चाहिए। चलिए अब आपने ये चीज समझ लिया है, तो अब आप आइए अपना सेकेंड पे और थर्ड वाले पैराग्राफ पे देखा जाए। अब समझिए, आप अपने से, अब आप अपने से समझिए। अब मेरे हिसाब से आपको आराम से समझ, लिख लीजिए, हम थोड़ा सा झुक जाते हैं। अब एक बार हम समझा देते हैं, ठीक है ना, हालांकि आपको हिसाब मेरे हिसाब से 50% समझ में आ गया होगा। क्या है देखिए, द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स का मतलब दो, आप बॉल समझ लीजिए, एक बल्ब, ये बल्ब नहीं बॉल, एक बॉल दो बॉल, दो ऑब्जेक्ट हो गया। बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन। मतलब ये हो गया कि टकराने से पहले इन दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम, दोनों का सम आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। यहां पे हमने प्रूफ भी कर दिया, अब एग्जांपल भी हमने आपको बताया, इधर बराबर होगा। लेकिन बराबर कब होगा? प्रोवाइडेड, यहां पे आप कॉमा दे दीजिएगा, प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। बराबर कब होगा? तब बराबर होगा जब
दोनों में से किसी के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। अच्छा, क्या ये जो बॉल इसे जाकर टकराया, क्या फोर्स लगाने की वजह से टकराया? नहीं, इसका वेलोसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसीलिए जाके इसे टकराया। क्या फोर्स कोई लगाया क्या? नहीं। इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ पे फोर्स नहीं लगाया जा रहा टकराने के लिए, बल्कि इसका वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण जाके इसे ये टकरा गया। ओके, तो बराबर यहाँ पे कंडीशन है ये वाला। तो कोई पूछेगा कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। कब होगा? तब होगा जब कोई बाहर से अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। यहाँ पे भी नहीं लग रहा है, ये तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण इससे टकरा गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहला वाला ये दूसरा वाला स्टेटमेंट क्लियर हो गया आपका। इसीलिए हमने कहा था कि अभी आप इसको इग्नोर कीजिए, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ था? मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब कि मोमेंटम कभी भी क्रिएट एक्स्ट्रा नहीं किया जा सकता और उसको खत्म भी नहीं किया जा सकता। क्यों? केवल वो ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि हमारा जितना ये है उतना ही ये है। चाहे आप वेलोसिटी घटा लो बढ़ा लो, कभी भी मोमेंटम बढ़ने वाला नहीं है और घटने वाला भी नहीं है, हमेशा वो बराबर आएगा। आपने देखा था 600 इधर 600 बराबर आया था, वो एग्जांपल बहुत अच्छा था, ठीक है ना। और ये तो हमारा इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि टकराने से पहले, टकराने के बाद दोनों मोमेंटम हमारा इक्वल रहेगा, यही चीज था हमारा। तो कई बार आप इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं या फिर इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप लोग पूछ लीजिए एक बार। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। और जब भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आप पहले कोशिश कीजिएगा कि ये 4 पॉइंट लिख दिया जाए, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा इसे प्रूव करके बताइएगा, तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है, ठीक है ना। हालांकि एग्जाम में इस प्रकार का सवाल कई मतलब हर बार तो नहीं पूछता, कभी कभी पूछता है। और ये चीज़ जो हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यही चीज़ आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पे हमारा आज से क्लास में कंप्लीटली हम लोग कह सकते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ ये टॉपिक तो खत्म हुआ ही, इस चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट जितना भी था वो हमने कंप्लीट किया। अब हमारा इस चैप्टर में बच रहा है एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हिस्सा, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तभी चैप्टर हमारा कंप्लीट समझा जाएगा, उसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। तो हम लोगों का अगले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग शुरू करेंगे अपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप लोगों से ये एक गुजारिश है कि अगले वाले क्लास में यानी कि कल जब आप लोग आएंगे, ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले हर कोई, तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए, तभी जाके आपसे न्यूमेरिकल्स बन पाएगा और आप चीज़ों को रिलेट भी कर पाएंगे, ठीक है ना। हालांकि यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो इस चैप्टर में फॉर्मूला हमारा बहुत कम था। पहला यदि आप बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, जो कि हमने क्रिएट किया था, क्या u बराबर v होता है, ये हमने कहाँ पे प्रूफ किया था? जब हमने बताया था कि न्यूटन के सेकंड लॉ में ही हमारा फर्स्ट लॉ छुपा हुआ है, तो ये हमारा होता है। उसके बाद दूसरा आपका था मोमेंटम का होता है mv। तीसरा था हमारा F = ma। और चौथा आप एक तरीके से ये वाला भी अब लिख सकते हैं। तो चौथा आप इसको कह लीजिए बेसिकली, तो चौथा वाला आपका ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और तब तक आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करके आइएगा, दोनों ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले हर कोई। तो क्लास ओवर किया जाए। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।